Welcome dear student to this theory session of machining processes. So in previous lecture we had seen the quick return mechanisms of shaper machine. तो जनरली जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म शेपर मशीन में यूज होते हैं उसमें से दो हमने देखे थे, दैट इज क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और दूसरा था विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। अब तीसरा मैकेनिज्म जो बहुत ही पॉपुलर है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक शेपर मैकेनिज्म। ये भी एक क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन होता है इसका, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। अभी सी ऊपर की तरफ आपका रैम है जैसे मशीन में होता है। ये जो पोर्शन है ये रैम का फ्रंट पोर्शन है जहां आपका टूल होल्डर कनेक्टेड होगा। नाउ इट हैज़ अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म। आप देख सकते हैं मैकेनिज्म में नीचे एक पंप है जो मोटर से चलता है, हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप फ्लूइड को मतलब प्रेशराइज ऑयल को प्रेशराइज करेगा पंप की वजह से। यहाँ आपका एक रेगुलेटिंग सिलेंडर है जो ऑयल को फीड करने का काम करता है। अब जो रेगुलेटिंग वॉल है जो पंप के साथ कनेक्टेड है, ये रेगुलेटिंग वॉल से दो पाइप्स निकलते हैं, एक ये और दूसरा पाइप है ये दोनों पाइप सिलेंडर के दो एंड पर कनेक्टेड है। ये जो पोर्शन है ये आपका सिलेंडर है, तो एक पाइप एक तरफ कनेक्टेड है, दूसरा पाइप दूसरे एंड पर कनेक्टेड है। सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है जो स्लाइड हो सकता है इनसाइड द सिलेंडर, और पिस्टन का जो रॉड निकलता है जिसे हम पिस्टन रॉड भी कहते हैं, वो पिस्टन रॉड कनेक्टेड है रैम के साथ। तो अगर पिस्टन मूव होगा तो उसी के साथ रैम भी मूव होगा। तो वैसे तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, बट यहां पर हम क्विक रिटर्न कैसे अचीव करते हैं, दिस इज मेन क्वेश्चन। क्योंकि ऑयल का प्रेशर हम चेंज नहीं करते हैं। सो विदाउट चेंजिंग ऑयल प्रेशर क्विक रिटर्न हमें अचीव करना है। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ये हम अचीव करते बाय यूजिंग द डिफरेंस इन क्रॉस सेक्शन एरिया। जहाँ पर ऑयल का प्रेशर अप्लाई होता है उस क्रॉस सेक्शन एरिया के डिफरेंस से हम ये अचीव करते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ से ऑयल फ्लो हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, ये पिस्टन को आगे की तरफ पुश करेगा क्योंकि ये प्रेशराइज ऑयल है। पिस्टन को पुश करेगा तो रैम को भी पुश करेगा, रॉड आगे बढ़ेगा तो रैम भी क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। अब यहां पर अगर आप पिस्टन का एरिया देखेंगे तो एक्चुअल में ये एरिया कैसा है, सिलेंडर आपका सिलेंड्रिकल है तो पिस्टन भी आपका सिलेंड्रिकल होगा। ये पोर्शन पूरी तरह से फ्लैट है जहां पर ऑयल का प्रेशर अप्लाई होता है, तो ये पूरा एरिया ऑयल के लिए अवेलेबल है फॉर अप्लाइंग द प्रेशर। तो इस पूरे एरिया पर यानी एक लार्ज एरिया पर आपका प्रेशर अप्लाई होता है। देन तो दूसरी तरफ से क्या चेंज है, जब ऑयल अपोजिट एंड पर आएगा तो देखिए ये जब इस एरिया पर अप्लाई होगा तो ये पूरा एरिया अवेलेबल नहीं है क्योंकि सामने से आपका एक रॉड है। ये रॉड की वजह से जो अवेलेबल एरिया है वो माइनस एरिया ऑफ रॉड, इतना ही एरिया अवेलेबल है। तो कम एरिया पे आपका ऑयल का प्रेशर अप्लाई होगा। तो दोनों तरफ से हमें अलग अलग एरियाज प्रेशर अप्लीकेशन के लिए मिलते हैं। सो नाउ ड्यू टू दिस, though the pressure of oil is same, the area available is different, so we get different velocities because of this change in area.
एरिया चेंज होने की वजह से हमें क्या मिलता है, अलग अलग वेलोसिटीज मिलती है। तो इस तरह से विदाउट यूजिंग एनी लिंकेजेस, without using any linkage we get a quick return mechanism। ये हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा फायदा ये होता है कि जितने भी शॉक्स वाइब्रेशंस मशीन में होते हैं उसे ऑयल एब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये मैकेनिज्म बहुत ही क्वाइट होता है कंपेयर टू एनी अदर मैकेनिज्म। इट इज वेरी क्वाइट मैकेनिज्म। ट्रिप रॉड यहां पर आपको दिख रहे हैं, पायलट वॉल्स, और यहां पर है ट्रिप डॉग। ये ट्रिप डॉग का काम है टू सेट द ट्रैवल ऑफ रैम, जो जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक, उस स्ट्रोक को सेट करने का काम करते हैं ट्रिप डॉग। मतलब जब ये ट्रिप डॉग रैम के साथ मूव होंगे और जब ये इस तरफ मुड़ेगा तो क्या करेगा, पायलट वॉल को फ्लिप करेगा। जैसे ही पायलट वॉल फ्लिप होता है वैसे ही एक तरफ से ऑयल अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। अगर इस तरफ से मूव हो रहा है तो इस तरफ से मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रैम इस तरफ मूव होगा, ये वाला जो ट्रिप डॉग है ये पायलट वॉल को फिर से एक बार डिस्टर्ब करेगा। अगेन द डायरेक्शन ऑफ ऑयल गेट रिवर्स। तो ये वॉल डायरेक्शन ऑफ ऑयल को चेंज करने का काम करते हैं। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ ऑयल। तो ये काम है स्ट्रोक की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, एक बार फॉरवर्ड एक बार रिवर्स। तो उसके लिए ये दिया गया है। तो ये हो गया ओवरऑल बेसिक जो मैंने डायग्राम से समझाया था। अभी थ्योरेटिकली देखते हैं। अ कांस्टेंट स्पीड मोटर ड्राइव्स अ हाइड्रोलिक पंप। अब आपने डायग्राम में देख लिया है कि किस तरह से है, अब उसका थियरी पर ध्यान देते हैं। एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है जो हाइड्रोलिक पंप को ड्राइव करती है। वी डिलीवर ऑयल एट अ कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ऑयल का प्रेशर आपका कैसे है, कांस्टेंट है, टू द लाइन। अ रेगुलेटिंग वॉल admits oil under pressure to each end on the piston alternatively। अल्टरनेटिवली मतलब एक बार एक एंड पर एडमिट होगा, दूसरी बार दूसरे एंड पर एडमिट होगा। तो अल्टरनेटिवली ये होता रहेगा। एट द सेम टाइम अलाउइंग ऑयल फ्रॉम द अपोजिट एंड ऑफ द पिस्टन टू रिटर्न टू द रिजर्वायर। जब एक एंड से ऑयल एंटर करेगा तो दूसरे एंड से ऑयल वापस भी आएगा, तभी जाके आपका पिस्टन मूव हो सकता है। द पिस्टन इज पुश बाय द ऑयल एंड बीइंग कनेक्टेड टू द रैम। पिस्टन आपका कनेक्टेड है रैम के साथ। पुशेज द रैम कैरिंग द टूल, और रैम पर आपका टूल है। तो हमने मैकेनिज्म देखा है। द एडमिशन ऑफ ऑयल टू ईच एंड ऑफ द पिस्टन अल्टरनेटिवली इज अकम्प्लिश विद द हेल्प ऑफ ट्रिप डॉग। मैंने बताया ट्रिप डॉग जैसे ही वॉल को डिस्टर्ब करेगा डायरेक्शन आपका रिवर्स हो जाएगा। एंड पायलट वॉल एज द रैम मूव्स and complete its stroke forward or return, a trip dog will trip the pilot wall। ट्रिप डॉग का काम क्या है, पायलट वॉल को डिस्टर्ब करेगा और आपका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। विच ऑपरेट द रेगुलेटिंग वॉल, द रेगुलेटिंग वॉल विल एडमिट द ऑयल टू द अदर साइड ऑफ द पिस्टन। वैसे ही डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। एंड द मोशन ऑफ रैम विल गेट रिवर्स, आपका रैम का मोशन रिवर्स हो जाएगा। It is clear that the length of ram stroke will depend upon the position of trip dog। अब यहाँ पर रैम स्ट्रोक की लेंथ डिसाइड करना बहुत इजी है। सिंपली आपको क्या करना है, ये डॉग का डिस्टेंस आप करना है एक दूसरे से। अब जितना ज़्यादा रखोगे उतनी स्ट्रोक लेंथ ज़्यादा होगी, जितना ये डिस्टेंस कम रखोगे उतनी स्ट्रोक लेंथ कम हो जाएगी। The length of the ram stroke can be changed by unclamping and moving the trip dog to the desired position। बहुत सिंपल है। The above system is constant pressure system। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कांस्टेंट प्रेशर होता है। The velocity of the ram travel will be directly proportional to the oil pressure and piston area to which it is applied। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ पिस्टन। अब मैंने आपको बताया था कि एक तरफ से पिस्टन पूरी तरह से पूरा एरिया अवेलेबल है, दूसरे तरफ से वहाँ पर पिस्टन रॉड की वजह से एरिया जो अवेलेबल होता है वो कम होता है। इसलिए
एक तरफ से आपको वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी जो आपका रिटर्न स्ट्रोक होगा, और दूसरी तरफ से आपको वेलोसिटी कम मिलेगी जो आपका कटिंग स्ट्रोक होगा। तो इस तरह से विदाउट यूजिंग एनी लिंकेज आपको रिटर्न और कटिंग स्ट्रोक अलग अलग वेलोसिटी में मिलेगा। द रिटर्न स्ट्रोक इज क्विकर सिंस द पिस्टन एरिया ऑन विच द ऑयल प्रेशर एक्ट इज ग्रेटर। तो जिस तरफ से आपका रॉड कनेक्टेड नहीं है पिस्टन के साथ, वहाँ एरिया बड़ा है, तो वहाँ से अगर प्रेशर अप्लाई होता है तो आपकी वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगी, तो आपका वो रिटर्न स्ट्रोक होगा। और जब रॉड की तरफ से ऑयल का प्रेशर अप्लाई होगा तो आपको वेलोसिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी, क्योंकि एरिया अवेलेबल कम है। It gets reduced because of the piston rod. Another oil line is connected to a smaller feed cylinder to change the hydraulic power to mechanical power for feeding the work past the tool. अब ये वर्क टेबल को मूव करने के लिए थोड़ा सा पावर हम अलग लेके जाते हैं, उसके बारे में है। अब एडवांटेज क्या है हाइड्रोलिक ड्राइव के? सो this mechanism has some distinctive advantages over the linked mechanism. Do not make any noise and operate very quietly, क्योंकि ऑयल वाइब्रेशन को एब्सॉर्ब कर लेता है, नॉइज को एब्सॉर्ब कर लेता है। एबिलिटी टू स्टॉल अगेंस्ट एन ऑब्स्ट्रैक्शन विदाउट डैमेजिंग द टूल और द मशीन, क्योंकि ऑयल है, कोई सॉलिड लिंक नहीं है, तो अगर कुछ ऑब्स्ट्रैक्शन आता है बीच में, मतलब इतना हार्ड मटेरियल कि वो कट नहीं सकता है, तो मशीन आपका डैमेज नहीं होगा। लेकिन लिंक मैकेनिज्म में क्योंकि सॉलिड लिंक से मोशन ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ डैमेज होने के चांसेस होते हैं। एबिलिटी टू चेंज लेंथ एंड पोजीशन ऑफ स्ट्रोक और स्पीड व्हाइल द मशीन इज रनिंग। आप रनिंग पोजीशन में भी डॉग को एडजस्ट करके स्ट्रोक लेंथ चेंज कर सकते हो, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। द कटिंग एंड रिटर्न स्ट्रोक are practically constant throughout the stroke. This permit the cutting tool to work uniformly during the cutting stroke. अब अगर आप इन दोनों डायग्राम का अगर देखते हो, these are the velocity डायग्राम, तो जो लिंक्ड मैकेनिज्म है उसकी वेलोसिटी डायग्राम आप देखो, वेलोसिटी कंटिन्यूसली वेरी होती है, लेकिन हाइड्रोलिक शेपर में एक पर्टिकुलर रीजन के बाद वेलोसिटी टोटली कांस्टेंट होती है, चाहे वो रिटर्न स्ट्रोक हो या फिर कटिंग स्ट्रोक हो। लेकिन वेलोसिटी थ्रू आउट द 90% वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन लिंक मैकेनिज्म में वेलोसिटी कंटिन्यूसली वेरी होती है, कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं होती है। ऑफर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पीड फीड एंड कंट्रोल। स्पीड फीड कंट्रोल जो होता है वो बहुत ईजी है कंपेरेटिव टू एनी अदर मैकेनिज्म। The hydraulic drive show a very nearly constant velocity as compared with mechanical drive, which has constantly changing velocity. Mechanical drive में constantly changing velocity होती है, because the horizontal component of crank pin moving about the circle is constantly changing. क्योंकि रोटरी वेलोसिटी आपकी कन्वर्ट हो रही है रेसिप्रोकेटिंग वेलोसिटी, इसलिए वो कांस्टेंट कभी नहीं हो सकती। लेकिन हाइड्रोलिक में ऐसा कोई रोटेशन को हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली ऑयल के प्रेशर को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो थ्रू आउट द स्ट्रोक कांस्टेंट होती है। सो दीज आर द मेजर एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक ड्राइव। नाउ द लास्ट मैकेनिज्म विच वी हैव टू स्टडी इज फीड मैकेनिज्म ऑफ शेपर मशीन। अब जैसे लेथ मशीन में हमने देखा था, यहाँ फीड जो दिया जाता है वो दिया जाता है टेबल को। सो दिस इज एक्चुअली द फीडिंग डायरेक्शन। तो ये हम मैनुअल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज नॉब्स। इस नॉब को अगर मैन्युअली रोटेट करते हो तो टेबल मूव होगा, या फिर ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो दोनों मैकेनिज्म को एक बार देख लेते हैं। द मैकेनिज्म यूज फॉर फीडिंग provide feed is known as feed mechanism. In shaper, both down feed and cross feed movement may be obtained. यहाँ आपको दो रॉड दिख रहे हैं। जो बॉटम रॉड है, ये बॉटम रॉड से क्या होता है, अप और डाउन आप टेबल को मूव कर सकते हो या पूरे के पूरे सैडल को मूव कर सकते हो। और ये टॉप रॉड है, इससे आप टेबल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। तो दोनों फीड पॉसिबल है। So, unlike a lathe,
दीज फीड मूवमेंट्स आर प्रोवाइडेड इंटरमिटेंटली, मतलब कंटिन्यूस फीडिंग नहीं होता है। फीड कैसा होता है? इंटरमिटेंट, मतलब रुक रुक के फीड करते हैं हम। एंड ड्यूरिंग द एंड ऑफ रिटर्न स्ट्रोक ओनली। फीड कब किया जाता है? रिटर्न स्ट्रोक खत्म होने के बाद, और कटिंग स्ट्रोक स्टार्ट होने से पहले हम फीड को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो रोक देते हैं फीड रेट। वर्टिकल और बेवल सरफेसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय रोटेटिंग द डाउन फीड स्क्रू ऑफ द टूल हेड बाय हैंड। दिस मूवमेंट ऑफ द टूल इज कॉल्ड एज डाउन पुल। मतलब इस व्हील को रोटेट करके जब आप टूल को नीचे की तरफ लेके जाते हो उसे कहते हैं डाउन फीड। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ टेबल इज कॉल्ड क्रॉस फीड, मतलब जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। क्रॉस फीड मूवमेंट इज यूज टू मशीन अ फ्लैट सरफेस। द क्रॉस फीड ऑफ टेबल इज इफेक्ट बाय रोटेटिंग द क्रॉस फीड स्क्रू, मतलब ये जो ऊपर वाला स्क्रू है उसे रोटेट करके। इफ दिस स्क्रू इज रोटेटेड मैन्युअली बाय हैंडल, अगर मैन्युअली रोटेट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? मैनुअल फीड। इफ दिस स्क्रू इज रोटेटेड बाय पावर देन इट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक फीड। तो मैनुअल फीड तो सिंपल है, आपको सिंपल उस हैंडल को हाथ से रोटेट करना है, तो टेबल अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन टेबल आपका मूव होगा किसी भी एक तरफ। अगर पावर फीड देना है तो उसके लिए क्या करते हैं ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो हियर मेन चैलेंज इज द इंटरमिटेंट फीड। जैसे हमने लेथ में देखा था कंटिन्यूस फीड होती थी, हम कैरेज के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, क्रॉस रेल के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, या कंपाउंड रेस के थ्रू भी ऑब्टेन कर सकते हैं। बट द इंटरमिटेंट फीड हैज टू बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सम डिस्टिंक्टिव मैकेनिज्म। और ऑटोमेटिक फीड के लिए जो मैकेनिज्म शेपर मशीन में यूज होता है वो इसी तरह से एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्लॉटेड डिस्क। एक स्लॉटेड डिस्क होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये डिस्क बुल गियर के थ्रू रन होती है। जैसे बुल गियर रन होती है तो एक पर्टिकुलर रेशो में वो भी रोटेट होती है उसके साथ। विच कैरीज अ टी स्लॉट। आप यहाँ पे देख रहे हो एक इस तरह का स्लॉट है यहाँ पर, एज शोन इन द फिगर। इन दिस स्लॉट इज फिटेड एन एडजस्टेबल पिन एंड टू दिस इज अटैच अ कनेक्टिंग रॉड। यहाँ पे एक पिन देख सकते हो, इसको थोड़ा मैं इनलार्ज कर देता हूँ। यहाँ पर एक पिन है, एडजस्टेबल इसलिए क्योंकि सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है पिन का ये आप एडजस्ट कर सकते हो। इट इज इसे टुवर्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर मूव कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज एडजस्टेबल पिन। मतलब ये जो कैपिटल आर आपको दिख रहा है ये डिस्टेंस आप वेरी कर सकते हो। विच इज टू दिस पिन इज अटैच अ कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये मैकेनिज्म का यहाँ तक का पार्ट हो गया कनेक्टिंग रॉड तक। टू द लोअर एंड ऑफ द रैचेट आर्म ऑफ द पाउल मैकेनिज्म। देखिए अब ये एक मैकेनिज्म का पार्ट हो गया कनेक्टिंग रॉड तक। तो कनेक्टिंग रॉड का एक एंड होता है इस पिन के साथ कनेक्टेड और दूसरा एंड है रैचेट आर्म पे कनेक्टेड। ये जो आर्म जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है ये पूरा पोर्शन इसके साथ कनेक्टेड है एंड पर। लोअर एंड ऑफ द रैचेट आर्म ऑफ द पाउल मैकेनिज्म। The rocker arm swing about the screw and its upper end carries a spring-loaded pawl as shown in figure। देखिए अब ये मैकेनिज्म के सेकंड पार्ट में क्या क्या है ये एक बार देखते हैं। एक तो रैचेट आर्म है, यहाँ पर एक रैचेट व्हील लगा हुआ है जिसके सेंटर में स्क्रू है, स्क्रू से वो कनेक्टेड है आर्म के ऊपर। ये व्हील रोटेट हो सकता है। अब ये जो स्क्रू है सेंटर में ये कौन सा स्क्रू है? यह फीड रॉड का स्क्रू। मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा स्क्रू है। सॉरी, यहाँ पर ये स्क्रू है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रू। यहाँ पर वो रैचेट आर्म माउंटेड होता है
स्क्रू के एंड में। तो ये आपका रोटेट हो सकता है। इसके ऊपर एक पाउल मैकेनिज्म होता है, PAWL पाउल मैकेनिज्म। ये स्प्रिंग लोडेड होता है। इसका आप शेप देख सकते हो किस तरह से है। ये वेज शेप में है, कुछ इस तरह से शेप में है। एक तो ये नीचे जो रैचेट है वो इस तरह से है, और जो पाउल ऊपर है इसमें एक वेज शेप, मतलब इस तरह के शेप का एक पाउल यहाँ पर अटैच है। तो ये रैचेट को रोक के रखने का काम करता है। अब ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है ये देखते हैं एक बार। नोट दैट द लोअर एंड ऑफ पाउल इज बेवेल्ड ऑन वन साइड। अभी मैंने आपको शेप बना के दिखाया था उसका, वो इस तरह से शेप है, बेवेल शेप है। तो ये वन साइड में क्या है, बेवेल है। दिस अरेंजमेंट हेल्प द पावर फीड टू ऑपरेट इन आइदर डायरेक्शन, बट द सेम शुड बी सेट टू ऑपरेट ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक ओनली। रिटर्न स्ट्रोक में ही ये ऑपरेट हो सके, इसलिए एक तरफ से उसे क्या करके रखा है, बेवेल करके रखा है। वेरिएशन इन द फीड कैन बी प्रोवाइडेड बाय वेरिंग द डिस्टेंस आर। अब वेरिएशन कैसे मिलेगा आपको, डिस्टेंस आर अगर आप वेरी करते हो तो जितना डिस्टेंस आप कम रखोगे, सेंटर के जितने नज़दीक इस पिन को लेके जाएंगे, उतना कनेक्टिंग रॉड का मूवमेंट कम होगा। जितना कनेक्टिंग रॉड का मूवमेंट कम होगा उतना ही ये रैचेट आर्म का मूवमेंट कम होगा, क्योंकि ये रैचेट आर्म क्या है, ऑसिलेशन का काम करता है। ये ऑसिलेशन डिपेंड करेगा ये डिस्टेंस के ऊपर। ये डिस्टेंस जितना बड़ा उतना ये ऑसिलेशन बड़ा होगा, और जितना ऑसिलेशन बड़ा होगा उतना ये स्क्रू ज़्यादा रोटेट होगा, सेंटर में जो स्क्रू है आपका, और टेबल में फीड भी ज़्यादा होगा। ये डिस्टेंस कम कर दो तो फीड आपका हर स्ट्रोक के साथ कम फीड देगा। तो आपको फीड ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि पिन का डिस्टेंस आप सेंटर से कितना रखते हो। तो वेरिएशन ऑफ फीड यहाँ से आप अरेंज कर सकते हो बाय एडजस्टिंग द पिन। लार्जर द सेट डिस्टेंस greater will be the feed and vice versa. For rough machining, heavier cuts are employed and thus a large feed is needed. Against this, a finer feed is employed in finishing operation. तो ये डिस्टेंस ज़्यादा कब रहेगा, आर डिस्टेंस, जब आपको रफ कटिंग करना है। अगर फिनिशिंग करनी है तो ये रफ आर डिस्टेंस को बहुत कम सेट करते हैं हम। द स्लॉटेड डिस्क एट इट्स बैक कैरीज अ स्पर गियर विच इज ड्रीवन बाय द बुल गियर। ये डिस्क के पीछे एक स्पर गियर होता है जो बुल गियर के साथ कनेक्टेड होता है। एज द डिस्क रोटेट्स थ्रू दिस गियरिंग, द एडजस्टेबल पिन बीइंग इसेंट्रिक विद द डिस्क सेंटर, this causes the connecting rod to reciprocate. This in turn make the rocker arm to swing about the center. तो इस तरह से उस जैसे ही स्विंग होगा वो स्क्रू को अपने साथ लेके रोटेट होगा। तो इस तरह से आपका ऑटोमेटिक फीड सेंटर स्क्रू को दिया जाता है, और वो भी इंटरमिटेंट वे से। So these are some tools which are used on shaper machine. राउंड नोज, जैसे अगर कुछ कंटूर बनाना है आपको, स्मॉल कंटूर, तो राउंड नोज यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट नाइफ, राइट नाइफ, लेफ्ट डोटेल, राइट डोटेल एंड कीवे स्लॉटर। जनरली जो स्लॉट होते हैं वो बनाने के लिए स्लॉटर टूल भी यूज़ करते हैं। तो दीज आर सम टूल्स विच आर यूज इन शेपर मशीन, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। नाउ द वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। तो पहला जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है आपका वो है जॉज। तो ये 3 अलग अलग तरह के जॉज है, A, B, C। The work may be supported on a table by following method: clamp in a voice। अब वॉइस में उसे क्लैम्प कर सकते हो, टेबल के ऊपर वॉइस माउंट कर सकते हो, और उसमें आप जॉब को क्लैम्प कर सकते हो। तो प्लेन वॉइस होता है जो पहले डायग्राम में है। दूसरा है स्विल वॉइस,
जिसे आप रोटेट कर सकते हो। यहाँ आप रोटरी स्केल देख सकते हो। प्लेन वॉइस को सिर्फ आप कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते, वो फिक्स होता है। स्विल वॉइस को आप रोटेट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे भी उसे रख सकते हो। तीसरा है यूनिवर्सल वॉइस। अब यूनिवर्सल वॉइस मतलब उसे रोटेट तो कर ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप रोटरी स्केल भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पर रोटरी स्केल है, वैसे यहाँ एक रोटरी स्केल दिख रही है आपको, तो इसे इस एंगल के अलॉन्ग रोटेट तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये जो एंगल है इसके अलॉन्ग भी आप इसे टिल्ट कर सकते हो, तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल वॉइस। तो प्लेन वॉइस में कोई भी मोशन नहीं होता, जो स्टैंडर्ड वॉइस होता है। स्विल वॉइस में रोटरी मोशन हो सकता है वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, और यूनिवर्सल वॉइस में रोटरी मोशन में हम एक और मोशन ऐड करते हैं, दैट इज द टिल्टिंग अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो उसमें टिल्टिंग भी पॉसिबल होता है। दूसरा है क्लैंपिंग ऑन टेबल, जैसे टी स्लॉट मैंने आपको दिखाए थे। टी स्लॉट में क्लैंप का यूज करके ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखना। और एक ऑप्शन है स्टॉप पिन्स एंड टो डॉग्स, जैसे इस तरह से अगर आपको वर्कपीस को होल्ड करना है तो आप स्टॉप पिन का यूज कर सकते हो। एंगल प्लेट, यहाँ पर भी आप एंगल प्लेट यूज कर सकते हो, 90 डिग्री रहती है एक दूसरे के साथ। तो वर्कपीस को किस तरह से माउंट किया है, अकॉर्डिंग टू द वर्कपीस अलग अलग आप वर्क होल्डिंग डिवाइस यूज कर सकते हो। क्लैंप ऑन द वी ब्लॉक पे भी आप ऑब्जेक्ट को क्लैंप कर सकते हो। एंड हेल्ड बिटवीन शेपर इंडेक्स सेंटर। अब ये इंडेक्स सेंटर अभी हम डिटेल में नहीं देखेंगे, इट विल बी कवर्ड इन डिटेल इन मिलिंग मशीन, बट इंडेक्स सेंटर इज यूज व्हेन you have to divide a circular rotation that is 360 डिग्री into equal number of part, तो उसके लिए इंडेक्स सेंटर यूज होता है। तो वो भी आप शेपर मशीन पर यूज कर सकते हो। जैसे हेक्सागोनल नट है तो 360 डिग्री को आपको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके आप हेक्सागोनल नट कट कर सकते हो। तो इस तरह के एग्जाम्पल के लिए इंडेक्स सेंटर यूज होता है। शेपर ऑपरेशन, अब शेपर में किस तरह के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। पहला तो हॉरिजॉन्टल सरफेस को कट करना, टूल आपका मूव होगा और हॉरिजॉन्टली कट करेगा। वर्टिकल सरफेस को आप कट कर सकते हो, उसके लिए आपको टूल को पर्टिकुलर एडजस्ट करना पड़ेगा और धीरे धीरे डेप्थ ऑफ कट नीचे की तरफ देना पड़ेगा। इंक्लाइंड सरफेस भी आप कट कर सकते हो, टूल को इंक्लाइंड पोजीशन पे एडजस्ट करके। तो सारे स्ट्रेट सरफेस, चाहे वो इंक्लाइंड हो, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, आप शेपर मशीन पर कट कर सकते हैं। तो शेपर ऑपरेशन में मेजर ये ऑपरेशन आते हैं। स्लॉट बनाना, जैसे यहां पर दिखा गया है, कंटिन्यूस स्लॉट बना सकते हैं। पॉकेट जनरेट करना, टी स्लॉट बनाना, और कॉम्प्लिकेटेड शेप भी आप जनरेट कर सकते हो। जैसे यहां पर देखा है अलग अलग टूल पोजीशन पे आपने एक कंप्लीट वी ब्लॉक को मशीन कर दिया है। तो ये पहला टूल पोजीशन है, ये दूसरा टूल पोजीशन है, ये तीसरा टूल पोजीशन है, ये फोर्थ टूल पोजीशन है, और ये फिफ्थ टूल पोजीशन है। तो इसका कॉम्बिनेशन मिला के आपका एक वी ब्लॉक भी आप मशीन कर सकते हैं। नाउ यूजिंग कंटूर टूल, इस तरह का कंटूर आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टूल देखिए किस तरह का यूज करना पड़ता है। तो स्ट्रेट के साथ आप हल्का सा कंटूर भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पर्टिकुलर टूल यूज करना पड़ेगा। गियर कट करना भी पॉसिबल है, जो मैंने आपको इंडेक्स सेंटर बताया था वो शेपर मशीन पे पॉसिबल है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, इसलिए हम शेपर मशीन गियर कट करने के लिए प्रीफर नहीं करते, लेकिन पॉसिबल है। गियर आप कट कर सकते हो बाय यूजिंग अगेन अ फॉर्म टूल। मतलब टूल का शेप कैसा होना चाहिए, गियर के टीथ जैसा होना चाहिए, तभी जाके वो गियर कट होगा। तो अब नेक्स्ट मशीन आती है हमारी स्लॉटर मशीन, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी हम हमारे लेक्चर को यहीं पे रोक देते हैं।